17 जनवरी 1992 का टाइम था जब कोरिया के स्योंगचू पुलिस स्टेशन में सारे के सारे अधिकारी अपने अपने कामों पर लगे हुए थे कि इसी टाइम उनके फोन की घंटी बजती है। वो फोन उठाकर जब सामने वाले व्यक्ति से ये बात पूछते हैं कि उसे क्या परेशानी है, तो उन्हें पता चलता है कि सामने एक महिला है। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई है और जब वो लोग आराम से ये बात कहते हैं कि मैम आप सबसे पहले तो शांत हो जाइए और उसके बाद बताइए आपको समस्या क्या है, तो वो महिला इसी तरह रोते रोते ये बात कहती है कि हमारे यहाँ पर चोरी हुई थी, चोर हमारे यहाँ पर आए थे। उसके बाद मेरे पिता उन चोरों के सामने आ जाते हैं और उन चोरों ने उसके पिता को बड़े ही बेरहमी से चाकुओं से गोद दिया है। अब वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले रहे हैं और चोर यहाँ से जो कुछ भी उन्हें चुराना था वो सारे ही चोरी करके यहाँ से जा चुके हैं। तो प्लीज आप लोग जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाइए। उसे नहीं पता कि इसके पिता इस टाइम जिंदा है भी या नहीं। तो पुलिस वाले अपने साथ एम्बुलेंस का प्रबंध करके सीधा का सीधा उसी जगह पर जा पहुंचते हैं जहां से कि इस महिला ने पुलिस वालों के पास कॉल किया था। पुलिस वाले वहां पर जाते ही सबसे पहले घर के अंदर घुसते हैं, जहां पर जाकर उन्होंने देखा कि एक आदमी सिर्फ और सिर्फ इस टाइम अंडरवियर पहने हुए है, वो जमीन पर गिरा हुआ है। वो लोग जाकर उसकी नब्ज अच्छे से चेक करते हैं, लेकिन उन्होंने यही पाया कि ये बंदा अपनी जान गंवा चुका है। वो लोग जाकर उस लड़की से बातें करते हैं और ये थी 20 साल की किम्बो उन, ये इस आदमी की बेटी थी। और पुलिस वाले उसी से पूछताछ करने लगते हैं कि रात को यहाँ पर हुआ क्या था। और उस लड़की ने पूरी ही कहानी पुलिस वालों को बताना शुरू की। उसने बताया कि रात का टाइम था, दो व्यक्ति हमारे घर में घुसते हैं। मेरे पिताजी शायद उस टाइम रात को या तो बाथरूम के लिए उठे होंगे या फिर हो सकता है पानी पीने के लिए उठे हों। वो उन्हें देख लेते हैं, जिसके बाद वो उन्हें डांटने फटकारने लगते हैं कि आखिरकार वो यहाँ पर कैसे घुस आए, वो कौन है। इसी तरह की जब ये लोग बातें कर रहे थे तो इसकी भी नींद खुल जाती है, लेकिन जब वो अपने कमरे से बाहर पहुंच पाती उससे पहले ही यहाँ पर वो चोर इसके पिता के ऊपर काफी सारे हमले कर चुके थे। और जब वो हमला कर रहे थे तो वो काफी ज्यादा घबरा गई। वो कमरे से बाहर नहीं आई और अपने आप को उसने कमरे में ही रखा। वो अंदर से ही ये सारी ही चीजें बड़े ही आराम से देख सकती थी, लेकिन वो भी बेचारी क्या करती। तो वो कमरे से बाहर नहीं निकलती है क्योंकि उसके पिता के पेट में काफी सारे खंजर इस टाइम तक घोंप दिए गए थे। और दूसरी तरफ पुलिस वाले उनके घर में काफी सारी चीजों को ढूंढ रहे थे और उसे यही लग रहा है कि जरूर वो लोग यहाँ पर चोरी के लिए आए थे। यहाँ से काफी सारी महंगी चीजें उनके घर से गायब हो चुकी हैं। जैसे ही वो लोग यहाँ से बाहर जाते हैं तो वो अपने पिता के पास आती है, लेकिन इस टाइम तक उसके पिता के शरीर से काफी ज्यादा ब्लड निकल चुका था। अब वो काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। वो खुद ही उसकी मदद करने लगती है, लेकिन इसका कोई भी रिजल्ट जब सामने नहीं आता है तो उसके बाद उसने पुलिस वालों को कॉल कर दिया और अब पुलिस वाले यहाँ पर आए हुए हैं। तो पुलिस वाले जब उससे बातें कर रहे थे तो इसके साथ साथ वो लोग घर के दूसरी तरफ काफी सारे इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे थे कि आखिरकार वो चोर यहाँ पर घुसे कैसे होंगे। और इसी तरह ढूंढते ढूंढते जब वो लोग सारे ही घर को चेक कर लेते हैं तो उन्होंने पाया कि ना तो कोई खिड़की टूटी हुई है, ना ही दरवाजे को जबरदस्ती खोला गया है। तो आखिरकार वो चोर अंदर कहां से घुसे होंगे। तो उस लड़की ने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं जब तक यहाँ पर जाकर मेरे पिता के पास आ पाती वो लोग इन्हें मार कर यहाँ से जा रहे थे। जैसे ही वो लोग यहाँ से गए वो अपने पिता के पास आती है, उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसने देखा कि ये अब तो सांस नहीं ले रहे हैं तो उसने पुलिस वालों के पास कॉल कर दिया। तो पुलिस वालों को लगने लगा कि इस कहानी में कुछ ना कुछ तो झोल है। वो लोग लड़की को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और यहाँ पर मौजूद जितनी भी चीजें ऐसी लग रही थी कि इससे हम लोग इस बात का पता लगा सकते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था, उन सारी ही चीजों को उठा लेते हैं। और इनमें एक चाकू भी मौजूद था और शायद ये वही चाकू था जिससे कि इस आदमी के ऊपर हमला किया गया होगा। पुलिस वाले उस चाकू को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। दूसरी तरफ उस लड़की से भी काफी सारी पूछताछ करते हैं और लगभग 2 दिनों बाद ही पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि इस चाकू पर जो ये फिंगरप्रिंट लगे हुए हैं ये एक 21 साल के लड़के किम जी उआन के हैं। तो वो लोग उसके बारे में डिटेल निकालने लगते हैं कि आखिरकार ये लड़का कहाँ पर पढ़ता है और आज के टाइम में क्या कुछ कर रहा है। तो पुलिस वालों को पता चलता है कि जिस यूनिवर्सिटी में ये लड़की पढ़ाई करती है वहीं पर उसी यूनिवर्सिटी में ये लड़का भी पढ़ता है। और उन्हें लगने लगता है कि जरूर ये फैमिली काफी ज्यादा अमीर थी। उस लड़के ने यूनिवर्सिटी में ही देख लिया होगा कि ये लड़की काफी अच्छे से यहाँ पर बन सवर कर आती है, काफी ज्यादा अमीर ये फैमिली होगी, जिसके चलते वो लड़का अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आया होगा और उसके बाद यहाँ पर डकैती करने के बारे में उसने सोचा होगा। लेकिन आखिरकार वो इस घर के अंदर कैसे घुसा इस बारे
में तो किम जी ही बता सकता है। और यही सारी बातें सोचते सोचते वो लोग वहीं पर जा पहुंचते हैं किम जी के घर पर और वहां से उसे वो गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद पुलिस वाले उसे पुलिस स्टेशन लाते हैं और वहां पर लाकर सबसे पहले वो लोग उस लड़की को ही उस लड़के के सामने लाते हैं कि क्या तुम इस लड़के को जानती हो। लड़की किम जी को देखते ही रोने लगती है, लेकिन इस बारे में पुलिस वालों को कोई अंदाजा नहीं था कि इसके पिता का कातिल मिल चुका है, तो आखिरकार ये लड़की अब क्यों रो रही है। वो लोग वो उनसे पूछते हैं कि अब तुम रो क्यों रही हो, तो वो उनने कहना शुरू किया कि इस लड़के ने कुछ भी नहीं किया है, उसने खुद अपने पिता को मारा है। तो अब पुलिस वाले और ज्यादा कंफ्यूज कि पहले तो ये लड़की ये बात कह रही थी कि यहाँ पर 2 चोर आए थे और अब जब हम लोगों ने उस चोर को ढूंढ लिया है, पूरे के पूरे सबूत हमारे सामने हैं, उसका चाकू जिसके ऊपर की फिंगरप्रिंट लगे हुए थे वो हमें मिल चुका है, तो आखिरकार ये लड़की कातिल कैसे हुई। तो पुलिस वालों ने उस लड़की को अलग इंटेरोगेशन रूम में रखा और उस लड़के को अलग में रखा और उन दोनों से ही अब पुलिस वाले पूछताछ करने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हारे मन में क्या है, चाहते क्या हो तुम लोग, और सबसे बड़ी बात आखिरकार तुम लोगों ने उस आदमी को क्यों मारा। उसके बाद उस लड़की ने पूरी की पूरी अपनी कहानी दोबारा से बतानी शुरू की, जिसे सुनकर के पुलिस वालों के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्होंने कभी अंदाजा नहीं लगाया था कि ये आदमी कुछ इस तरह का काम करेगा और आखिर में इसकी बेटी को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। उसने बताया कि वो अपनी जिंदगी का काफी अच्छा टाइम बिता रही थी, वो करीबन 8 साल की हुई तो एक टाइम ऐसा आया जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। अब उसकी माँ एक सिंगल मदर रह चुकी थी, सारे के सारे खर्चे खुद के वो नहीं उठा सकती थी, साथ में ही उसे अपनी बेटी को भी पालना था और आगे उसे अपने लाइफ पार्टनर भी तो चाहिए था, जिसके तौर पर उन्होंने दोबारा से शादी कर ली और जिससे उन्होंने शादी की वो था किम योंग हू। ये प्रोस्टिक्यूटर ऑफिस में एक काफी ज्यादा हाई रैंक पर लगा हुआ ऑफिसर था और अगले काफी दिनों तक वो लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। इसका ये स्टेप फादर इससे काफी ज्यादा प्यार किया करता था, लेकिन ये सारी चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं चलती हैं, क्योंकि जब वो 10 साल की हुई, इसके माता पिता की शादी हुए अभी सिर्फ 2 ही साल हुए थे कि इस आदमी की अपनी बेटी के ऊपर ही बुरी नजर पड़ने लगती है। जैसे जैसे अब वो बड़ी हो रही थी तो उसकी गंदी निगाह इस पर पड़ने लगी और जब भी उसकी माँ घर से बाहर जाया करती थी तो उसका स्टेप फादर उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश किया करता था। पहले वो सिर्फ और सिर्फ कोशिश किया करता था, उसके बाद वो नॉर्मली छूने भी लगता है और पीछे से जब भी उसकी माँ बाजार जाती या फिर कहीं पर भी अपने काम के लिए जाती तो वो पीछे से उसे सेक्सुअली अब्यूज करने लगा था। अभी ये सिर्फ और सिर्फ 10-11 साल की थी और इतनी छोटी उम्र से ही उसके स्टेप डैड ने उसके साथ ऐसी गंदी हरकत करना शुरू कर दिया था। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती थी और उसने ये बात कही कि आप जो कुछ भी अब कर रहे हैं कर लीजिए, लेकिन जैसे ही मेरी मोम वापस आएगी तो मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। तो योंग हू ने कहा कि अगर तुम ये सारी चीजें अपनी माँ को बताती हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को दोनों को जान से मार डालूंगा, तुम्हारा अता पता भी नहीं मिल पाएगा और इस बारे में तो तुम काफी अच्छे से जानती हो कि मैं पुलिस में कितने ज्यादा हाई रैंक पर हूँ, वहां पर मेरे अलावा तुम्हारी कोई भी सुनने वाला नहीं होगा और तुम अगर मेरे बात नहीं मानने वाली तो तुम्हारी मौत पक्की है। अब ये लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है और अगले काफी दिनों तक अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहती है। अब लगातार जब वो उसका घर पर इस तरह से शोषण कर रहा था तो उसकी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अक्सर जब उसकी माँ घर पर हुआ करती थी तो वो उसे उसके सामने ही छेड़ने लग जाता। उसकी माँ ये बात कहती कि आखिरकार वो क्या कर रहा है, उसकी ये बेटी है, तो उसने साफ इनकार कर दिया कि ये मेरी बेटी नहीं है जबकि ये तुम्हारी बेटी है और मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। इस बात पर उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और एक दिन वो लड़ाई शांत भी हो गई, लेकिन धीरे धीरे कर एक टाइम ऐसा भी आया जब उसकी माँ बाहर गई हुई थी और जब वो वापस आती है तो उसने पाया कि उसका पति उसकी बेटी को सेक्सुअली अब्यूज कर रहा है। तो इन दोनों के ही बीच काफी ज्यादा लड़ाई होती है और उस दिन योंग हू ने अपनी पत्नी को और उसकी बेटी को काफी गंदे तरीके से पीटा। उसने बेल्ट ली, लगातार वो उसे पीटता जा रहा था। उन दोनों का ही पीट पीट कर उसने काफी ज्यादा बुरा हाल कर दिया था। अब उनके शरीर में ऐसी कोई भी जगह नहीं बची थी जहां पर कि उसने उन्हें पीटकर उनके शरीर पर निशान ना मार रखे हों और अगले काफी दिनों तक वो इसी तरह उन्हें पीटता रहता है। लेकिन जब वो उसे पीट रहा था तो उसकी माँ पूरे तरीके से सुन्न हो जाती है और उसके बाद उसने अपने पति से इस बारे में कभी भी बात नहीं की कि वो उसकी बेटी के साथ क्या कर रहा है। वो चुपचाप अपने घर में रहने लगी और अपने काम से काम रखने लगी। अब वो उनको भी यही लगने लगा था कि अब उसकी माँ ही उसकी मदद नहीं कर पा रही है तो आखिरकार वो करे भी तो क्या करे। लेकिन एक दिन हिम्मत करके वो पुलिस स्टेशन जा
पहुंचती है, अपनी पूरी की पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है। और जब पुलिस वाले उनके घर पर पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि उनका काफी ज्यादा जो सीनियर ऑफिसर है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। और जब पुलिस वाले उस लड़की से इसके सामने ही पूछते हैं कि क्या यही वो तुम्हारा पिता है जिसने कि तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार किया है, तो वो लड़की कुछ भी नहीं बोल पाती। और उसके बाद पहले से ही वो जूनियर थे उसके, वो कुछ भी नहीं कर पाते और चुपचाप वो पुलिस वाले वापस अपने पुलिस स्टेशन में चले जाते। लेकिन जब जब पुलिस वाले यहाँ पर आए थे अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उस दिन वो उनने और उसकी माँ ने काफी ज्यादा पिटाई खाई थी। और अब तो उसकी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि भले ही वो उनकी माँ घर से बाहर गई हो, घर में ही हो या फिर उसके सामने ही क्यों ना बैठी हो, वो वहीं पर उसके ऊपर अत्याचार करने शुरू कर देता। वो जब भी नहाने के लिए जाती तो वो उसके पीछे पीछे बाथरूम में जा पहुंचता और वहां पर जाकर फिर से फिजिकल एब्यूज करने लगता। उसकी हैवानियत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि जब भी वो लड़की पीरियड्स में होती तो उसे इस बात से कोई खास मतलब नहीं था कि आखिरकार इस लड़की का आज के टाइम में क्या हाल है, क्या कुछ ये सहन कर रही है। उसे बस अपनी हवस मिटानी थी और वो उस टाइम भी उसका शोषण किया करता था। इसी तरह करते करते उस लड़की ने अपना स्कूल कंप्लीट कर लिया, हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया और उसके बाद वो कॉलेज में जा पहुंचती है। वहां पर जाकर उसकी मुलाकात किम जी गुआन से होती है। जब भी ये लड़की अपने घर से जाया करती थी अपने कॉलेज के लिए तो ये काफी ज्यादा निराश रहा करती थी, लेकिन जैसे ही जाकर उस लड़के से ये मिलती तो काफी ज्यादा खुश हो जाया करती थी और धीरे धीरे कर ये लोग रिलेशनशिप में आने लगते हैं। और एक दिन ऐसा भी आया जब गुआन ने इस लड़की से ये बात पूछ ही ली कि जब भी तुम घर से आती हो तो काफी ज्यादा निराश मुझे नजर आती हो, आखिरकार इसका कारण क्या है, क्या तुम्हारे फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है। और ये सारी की सारी बातें जब वो उससे पूछ रहा था तो बोउन ने भी अपनी जितनी भी समस्याएं थी वो सारी की सारी इसे बताना शुरू कर दिया। उसने बताया कि उसका पिता उस टाइम से उसे सेक्सुअली असोल्ट कर रहा है जब वो सिर्फ और सिर्फ 10 से 11 साल की थी। अब वो 20 साल की हो चुकी थी और इतने सालों से लगातार उसका पिता हो सकता है कभी कभार तो हर रोज ही उसे सेक्सुअली अब्यूज करने लगता और आज भी उसकी हालत बिल्कुल ऐसी ही है। ये सारी की सारी कहानी जब वो सुनता है तो उसके आंखों में पानी आ जाता है कि आखिरकार कोई पिता अपने ही बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो उसने उसे अपने गले लगा लिया और उसके बाद उसे सांत्वना देते हुए ये बात कही कि अब तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिता से जाकर बातें करूंगा और ये बात कहूंगा कि हम दोनों एक काफी ज्यादा सीरियस रिलेशनशिप में आ चुके हैं और अब वो तुम्हारा पीछा छोड़ दें। और बिल्कुल ऐसा ही वो करता है। वो दोनों ही मिलकर उसके पिता के पास जाते हैं, अपनी पूरी कहानी बताते हैं कि ये लोग एक दूसरे से कितना ज्यादा प्यार करते हैं और अब उन्हें इसका पीछा छोड़ देना चाहिए। तो उन दोनों की ही ये कहानी सुनकर योंगहू ने ये बात कही कि अगर आज के बाद तुम दोनों अगर मुझे एक साथ नजर आते हो तो मैं तुम दोनों को ही जान से मार डालूंगा और अब यहाँ से दफा हो जाओ। ये बात बोलकर उसने उसके बॉयफ्रेंड को वहां से भगा दिया और उस लड़की को पकड़कर वो अपने साथ घर के अंदर चला जाता है। और उसके बॉयफ्रेंड को पता ही था कि अब इस आदमी को गुस्सा आया हुआ है तो पिछले इतने दिनों से जो कुछ ये कर रहा है अंदर जाकर भी ये यही करने वाला है। जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड कुछ भी नहीं कर पाया और वो वापस यूनिवर्सिटी ही आ पहुंचता है। उसने वहां पर आकर ये बात अगले दिन उस लड़की से कही कि अगर तुम इतनी ही ज्यादा परेशान हो, इतना ज्यादा भयंकर तुम्हारा पिता है तो पुलिस में तुम क्यों नहीं जाती। तो उसने कहा कि वो पुलिस स्टेशन में जाकर करेगी भी क्या, उसके पिता काफी ज्यादा हाई लेवल पर एक ऑफिसर बने हुए हैं, पुलिस में ही हैं, उनकी काफी अच्छी जान पहचान है और उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होने वाला। और सीधी सीधी बात यही है कि वो इसे भूल जाए, उसके बाद उसका पिता इसी तरह उसका शोषण करता रहेगा और वो कम से कम जाकर अपनी जिंदगी अच्छे से बिता ले। लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि अगर वो शादी करेगा तो इसी से करेगा और उसे वो इस नर्क से निकालने वाला है। और अगले काफी दिनों तक वो लोग इसी बात को सोचते रहते हैं कि वो नर्क से तो उसे निकाल लेगा लेकिन निकालेगा कैसे। और एक दिन उन्होंने ये प्लान बनाया कि अगर इसी तरह जाकर हम लोग तुम्हारे पिता के सामने रिक्वेस्ट करते रहेंगे तो वो हमारी बातों को कभी भी नहीं मानेंगे। तुम्हें बचाने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है और वो ये है कि हमें तुम्हारे पिता को मारना होगा। वो लड़की इस बात के लिए बिना कुछ रोके टोके बिल्कुल मान जाती है क्योंकि पिछले काफी सालों से उसके ऊपर लगातार अत्याचार होते जा रहे थे और पहली उसे उम्मीद की किरण नजर आई थी। जिसके बाद वो बिल्कुल तैयार हो जाती है। उन दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि वो उसके घर पर आएगा और ये बात दिखाएगा कि यहाँ पर चोरी के लिए कोई आया था और उसने आखिरी टाइम में जाते जाते इस आदमी को मार दिया। अगर ये आदमी ही मर जाता है इसका केस कौन लड़ेगा और अगर ये एक बार मर
मर जाता है तो कम से कम तुम्हें तो इससे मुक्ति मिल ही जाएगी। ये बात बोलकर वो दोनों ही तैयार हो जाते हैं और ये पूरा का पूरा प्लान बनाते हैं कि 17 जनवरी की रात को तुम आ जाना और वहां पर तुम्हें दरवाजा खुला मिलेगा। जिसके बाद बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो अपने साथ एक चाकू लेकर यहाँ पर आ पहुंचता है और उसके बाद यहाँ पर कुछ एक चोरी करने लगता है कि आखिरी टाइम में जाते वक्त मैं इस आदमी को मार दूंगा। ये बात सोचकर वो वहां पर चोरी कर ही रहा था कि इसी टाइम वो आदमी जागकर वहां पर आ जाता है और उसने यही बात पूछी कि पहले तो तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते थे और अब तुम यहाँ पर चोरी कर रहे हो, आ जाओ मैं तुम्हारा हिसाब करता हूँ। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये बंदा यहाँ पर सिर्फ चोरी करने के लिए नहीं आया, जबकि अपने साथ हथियार लेकर आया है इसे पूरी तरीके से निपटाने के लिए। और सबसे पहले वो लड़का अपनी जेब से चाकू निकालता है और उस आदमी के पेट पर लगातार मारता रहता है। लगातार मारते मारते उसका काफी सारा ब्लड लॉस हो चुका था। खून की कमी के कारण वो नीचे गिर जाता है और उसके बाद जब उस लड़के को ये बात लगने लगी कि ये अब जिंदा नहीं बचेगा, उसके बाद वो वहां से भाग जाता है। और उसके बाद वो लड़की आकर अपने पिता को बचाने की कोशिश करती है, जैसा कि पहले ही इन लोगों ने प्लान बना लिया था, लेकिन ये आदमी अपनी जान गंवा चुका था। उसके बाद उस लड़की ने पुलिस वालों के पास कॉल किया और अब वो आराम से बैठकर इन्हें पूरी की पूरी कहानी बता ही रही थी। जैसे ही पुलिस वालों को ये पूरी की पूरी कहानी पता चलती है तो उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है और वहां पर उनके ऊपर केस चलने लगता है। लेकिन ये केस थोड़ा अजीब तरह का था। यहाँ पर खुद जिसने ये कत्ल किए थे वो खुद ही एक विक्टिम थी, जिसके चलते एक कमेटी बैठाई जाती है 22 लोगों की और उसमें ये फैसला लिया जाता है कि इस लड़की को ज्यादा सजा नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसने कत्ल एक व्यक्ति का जरूर किया है, लेकिन ये इसके अलावा भी काफी सारे ऐसे ऑप्शन मौजूद थे जिसमें जाकर ये पुलिस वालों की मदद ले सकती थी। तो उस लड़की ने कहना शुरू किया कि ये पहले भी काफी बार पुलिस वालों के पास जा चुकी थी, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। और उस कमेटी ने भी यही कहा कि तुमने पूरे के पूरे सबूत पुलिस वालों को नहीं दिए तो वो बेचारे तो क्या इस पुलिस ऑफिसर को यूं ही अपने साथ लेकर जाते। तुम्हें वहां पर स्टैंड लेना था और उसके बाद पूरा का पूरा केस इस पर चलने वाला था। तो इसमें गलती तुम्हारी ही है, जिसके चलते उस लड़की उनको 7 साल की सजा सुनाई जाती है और उसके बॉयफ्रेंड को 5 साल के लिए अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन जब ये सारा का सारा केस मीडिया में आता है और लोगों को पता चलता है कि एक लड़की के ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा था, अपने आप को बचाने के लिए उसने अपने पिता को मार दिया और आज के टाइम में पुलिस वाले उसे जेल में डाले हुए हैं, तो काफी सारे लोग सड़कों पर आ जाते हैं, इस केस के लिए प्रोटेस्ट करने लगते हैं। और ये मांग उन लोगों की थी कि इस लड़की को और उसके बॉयफ्रेंड को बरी कर दिया जाए। लेकिन उन दोनों ने मिलकर कत्ल किया था, जिसके तौर पर उन्हें सजा तो मिलने ही वाली थी। लेकिन जब इस प्रोटेस्ट को देखा गया तो इन दोनों की ही सजा को कम कर दिया गया। लड़की को 5 साल के लिए और उस लड़के को 3 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। और ये बात कही जाती है कि अगर ये किसी नॉर्मली बंदे को अगर मार कर आते तो इन्हें उम्र कैद की सजा मिलने वाली थी। वैसे इस केस में गलती इन्हीं की है। ये अच्छे से पुलिस वालों के पास नहीं आते हैं और अगर नहीं आएंगे तो पुलिस वाले भी बेचारे क्या करेंगे, जिसके तौर पर उन दोनों को ही जेल भेज दिया जाता है और 1995 आते आते इन दोनों को ही बरी कर दिया जाता है। बाहर आने के बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं और अपनी जिंदगी आगे अच्छे से बिताने लगते हैं। वो उन भले ही इस हादसे के बाद पूरे तरीके से आजाद हो चुकी हो, लेकिन पिछले लगभग 10 से 12 सालों तक जो उसके ऊपर अत्याचार हुए थे वो उन गमों से कभी भी बाहर नहीं आ पाई। धीरे धीरे कर उसके बॉयफ्रेंड ने उसे इन सारी चीजों को भूलने में मदद की और काफी हद तक वो कामयाब भी रहता है। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जहां पर एक पिता जिसके साथ की उसकी बेटी रहकर काफी ज्यादा अपने आप को सेफ महसूस करती है, उस पिता ने ही अपनी बेटी के साथ कुछ ऐसा किया। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वैसे भी वो लड़की अगर ये कदम ना उठाती तो आखिरकार वो और क्या कर सकती थी, इस बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वैसे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट मिस स्लीपिंग को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अस आउट ऑफ द नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।